बनारस का फेमस पनीर पराठा पिज्जा। काशी की पवित्र गलियों में जहां लोग गंगा आरती की तैयारी करते हैं, वहीं एक छोटी सी बस्ती में राहुल अपने परिवार के साथ रहता है। राहुल शहर के सबसे बड़े मॉल गोल्डन प्लाजा में सफाई कर्मचारी है और उसकी पत्नी राधा बड़े घरों में खाना बनाने का काम करती है। उनकी एक नन्ही सी जान है, अंजलि। गरीबी उनके घर की दीवारों में दिखाई देती है, लेकिन उनके हौसलों में नहीं। अरे राधा, जरा जल्दी हाथ चलाओ भगवान के लिए। आज मॉल में साहब लोग आने वाले हैं। जरा सी भी देर हुई तो मैनेजर हमारी दिहाड़ी काट देगा। अरे आ रहे हूँ जी, इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये लीजिए चाय। सुनिए जी, अंजलि बिटिया के स्कूल की फीस के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? सोचा तो बहुत कुछ है राधा, लेकिन जेब साथ नहीं दे रही। आज खन्ना साहब से बोनस की बात करूंगा। महादेव ने चाहा तो शाम को बिटिया के लिए कुछ ले आऊंगा। पापा, आज स्कूल में पिंकी कह रही थी कि उसके पापा उसे मॉल में पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। आप भी मेरे लिए मॉल से पिज्जा लेकर आना। बिटिया, वो तो बड़े लोगों का खाना है, पर तू फिक्र मत कर। आज अगर साहब ने खुश होकर कुछ इनाम दिया तो तेरे लिए पिज्जा जरूर लाएंगे। जाओ जी, देर हो रही है। महादेव सब भला करेंगे। राहुल अपनी फटी सीट वाली साइकिल लेकर मॉल पहुंचता है। यहाँ की दुनिया अलग थी, चारों तरफ कांच और चमक। पर राहुल के लिए ये सिर्फ धूल और गंदगी साफ करने की जगह थी। राहुल मॉल के चमचमाते फर्श पर पोछा लगा रहा होता है। उसी वक्त खन्ना साहब, मॉल के मैनेजर, अपने जूते चमकाते हुए अकर के साथ वहां आते हैं। अबे ओ राहुल, ये क्या कर रहा है बे? यहाँ पोछा मारा है कि बस पानी फैला दिया है? देख, साहब लोग उधर से आएंगे। अगर किसी का पैर फिसला तो समझ लेना तेरी नौकरी यहीं खत्म। नहीं साहब, अभी सब एकदम साफ कर देता हूँ। साहब, वो बिटिया की फीस भरनी थी। अगर थोड़ा सा बोनस मिल जाता तो। बोनस? अबे यहाँ सफाई के लाले पड़े हैं और तुझे बोनस चाहिए? चुपचाप काम कर, नहीं तो कल से आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर की कड़वी बातें सुनकर राहुल चुप हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ राधा एक बड़े घर में काम कर रही होती है। वहाँ के बच्चों ने बाहर से पिज्जा मंगवाया था। राधा ने देखा कि वह गोल रोटी जैसा था, जिस पर बहुत सारी सब्जियां और पनीर सजा था। उसने चुपके से मालकिन से पूछ लिया, मेम साहब, इसे क्या कहते हैं और ये कैसे बनता है? मालकिन ने हंसते हुए उसे बताया, राधा, ये पिज्जा है। इसे मैदा, पनीर और ढेर सारी सब्जियों से बनाया जाता है। राधिका मन ही मन सोचने लगी, मैं एक दिन अंजलि के लिए भी ये पिज्जा बनाऊंगी। शाम को राहुल भारी मन से मंडी पहुंचा। उसकी जेब में बस 30-40 रुपए ही थे। काका, आज कुछ बचा है क्या? टोकरी में वही जो थोड़ा दबा कुचला हो पर खाने लायक हो। जेब में बस 30-40 रुपया ही है। आओ राहुल बेटा, आज तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये देखो, पनीर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो टूट गए थे, और ये 2-3 शिमला मिर्च थोड़ी सी पिचक गई हैं। कोई ग्राहक नहीं लेगा इन्हें, तुम ले जाओ। बस 20 रुपए दे दो और सब ले जाओ। अरे, पनीर मिल गया। अंजलि तो आज खुश हो जाएगी। ये लो काका, आपके पैसे और सब्जी पैक कर दो। उस रात जब राहुल घर लौटा तो उसके हाथ में फिर वही सस्ती सब्जियां और पनीर के कुछ छोटे टुकड़े थे। अरे पनीर! पापा, आप सच में पनीर ले आए? अब क्या हम वो गोल वाली रोटी खाएंगे? हाँ बिटिया, ले तो आए हैं, पर राधा, हमें तो पता ही नहीं कि वो पिज्जा बनता कैसे है। न हमारे पास वैसा बड़ा चूल्हा, अवन है, और ना ही वैसे मसाले। आप चिंता क्यों कर रहे हो जी? आज मैं जिस मालकिन के यहाँ काम पर गई थी, उनके बच्चों ने पिज्जा मंगाया था। मैंने चुपके से सब देख लिया था कि वो कैसे सजता है। राधा अपनी छोटी सी रसोई में जाती है और जैसे जादू करना शुरू कर देती है। सुनिए जी, आज आप जो पनीर और सब्जियां लाए हैं ना, पिज्जा में हम इन सब्जियों को भी डालेंगे। और मॉल वाले तो मैदे का इस्तेमाल करते हैं जो पेट खराब करता है। हम गेहूं के आटे का कुरकुरा आधार बनाएंगे। और ये देखिए, टमाटर और सूखी मिर्च को पीसकर मैंने अपनी खुद की चटनी तैयार की है। राधा ने मैदे की जगह गेहूं के आटे का
एक बड़ा और मोटा पराठा बेला। उस पर घर में पिसी लाल मिर्च और टमाटर की चटनी फैलाई। ऊपर से सारी सब्जियां और पनीर के टुकड़े कद्दूकस कर दिए। रोही के तवे पर जब पराठा घी में कुरकुरा हुआ तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। वाह राधा, इसकी खुशबू तो मोहल्ले के बाहर तक जा रही है। देखने में तो एकदम वैसा ही लग रहा है जैसा मॉल के विज्ञापनों में होता है। लीजिए अंजलि बिटिया, आपका पनीर पराठा पिज्जा तैयार है। अरे बाप रे माँ, ये तो एकदम गजब है। पिंकी के पिज्जा से भी ज्यादा अच्छा। सच में राधा, ऐसा स्वाद तो किसी बड़े होटल में भी खिलाएं तो कोई भी इसे खाने से मना नहीं कर पाएगा। यही तो मैं भी सोच रही थी, क्यों ना हम इसे बेचना शुरू करें। नाम होगा पनीर पराठा पिज्जा। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे जी, आप बस एक पुराना सा ठेला ले आइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेहनत और भरोसा हो तो रास्ता अपने आप निकल आता है। उस रात अंजलि तो चैन की नींद सो गई, लेकिन राहुल और राधा की आंखों में एक नए व्यापार का सपना जाग रहा था। अगले दिन राहुल एक पुराना ठेला ले आया। राधा ने घर पर ही पिज्जा के बेस तैयार किए। उन्होंने मॉल के पास ही एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाई। पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए उनके पास सिर्फ एक छोटा गैस चूल्हा और एक कढ़ाई थी। पहले दिन लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। सफाई कर्मचारी अब पिज्जा बेचेगा, कौन खाएगा इसके हाथ का पिज्जा? राहुल चुप रहा, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताजे मसाले और अपना खास सीक्रेट मसाला तैयार किया। शाम को जब मॉल से लोग बाहर निकले तो पनीर पराठा पिज्जा की खुशबू उन्हें स्टॉल की ओर खींचने लगी। मॉल से बाहर निकलते ही लोग सीधे उनके स्टॉल की तरफ आने लगे। अरे भाई, ये क्या बेच रहे हो? पराठा है या पिज्जा? और ये तवे पे कैसे पका रहे हो? भैया, ये देसी पनीर पराठा पिज्जा है। मैदा नहीं, शुद्ध गेहूं के आटे का है। एक बार चक्कर देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। एक लड़का एक टुकड़ा उठाता है। जैसे ही वो पहला निवाला लेता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अरे बाप रे भाई साहब, ये तो कमाल है। नीचे से पराठा एकदम कुरकुरा और ऊपर ये चटनी और पनीर का स्वाद। भाई, ये तो मॉल के 500 रुपए वाले पिज्जा से भी 1000 गुना बेहतर है। वो लड़का तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और राहुल की दुकान का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, अगर आप बनारस में हैं तो इस पनीर पराठा पिज्जा को मिस मत करना। असली स्वाद यहाँ फुटपाथ पर मिल रहा है। 2 ही दिनों में सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। जो लोग मॉल के अंदर 500 रुपए का पिज्जा खाते थे, अब बाहर आकर राहुल की रेहड़ी पर पिज्जा खाने लगे। राहुल और राधा की जोड़ी जम गई थी। राहुल ऑर्डर लेता और साफ सफाई रखता, जबकि राधा अपनी फुर्ती से गर्मा गर्म पनीर पराठा पिज्जा तैयार करती। भैया, 2 प्लेट इधर भी देना। अरे मेरे लिए एक पैक कर दो, बच्चों के लिए ले जाना है। जी अभी देता हूँ, सबको मिलेगा, बस 2 मिनट रुकिए। उसकी जेब में आज पहली बार इतनी कमाई होती है कि गिनते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। राधा देखो, आज हमने 800 रुपए कमाए हैं। इतने तो मुझे मॉल में 3 दिन काम करके भी नहीं मिलते थे। देखा आपने, मैंने कहा था ना, मेहनत और स्वाद कभी बेकार नहीं जाते। जैसे जैसे राहुल का काम बढ़ता गया, मॉल के अंदर स्थित महंगे पिज्जा आउटलेट के मालिक को परेशानी होने लगी। उसका धंधा मंदा पड़ रहा था। राहुल की रेहड़ी पर बढ़ती भीड़ खन्ना साहब की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। मॉल के अंदर के महंगे पिज्जा काउंटर खाली पड़े थे, क्योंकि सबका ध्यान अब बाहर इस देसी स्वाद पर था। हेलो दरोगा जी। अरे साहब, यहाँ मॉल के सामने एक सफाई कर्मचारी गंदगी फैला रहा है। सड़क जाम कर दी है उसने, जरा आकर इसे सीधा कीजिए। कुछ ही देर में पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए वहाँ पहुँचती है। अरे ओ, ये रेडी यहाँ किसने लगाई? चलो हटाओ इसे। सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? और तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। यहाँ गंदगी फैला रहे हो। चलो हटो यहाँ से। साहब, हम कोई गंदगी नहीं फैला रहे। देखिए, हमने पास में एक कूड़ेदान भी रखा है। हम बस मेहनत करके पेट पाल रहे हैं। साहब, हमें बस 2 घंटे यहाँ खड़े होने दीजिए। हम बहुत गरीब लोग हैं। हमें कहानी मत सुनाओ। खन्ना साहब की शिकायत है कि तुम यहाँ अवैध कब्जा कर रहे हो। कांस्टेबल, इसका सारा सामान फेंक दो।
कहा था ना राहुल, कूड़ा उठाने वाले की जगह फर्श पर होती है, गल्ले पर नहीं। अब जाओ और फिर से पोछा उठाओ। कांस्टेबल, इसका सारा सामान फेंक दो। तभी एक चमत्कार होता है। वहाँ खड़े ग्राहक जो पिज्जा खा रहे थे आगे बढ़कर पुलिस के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। रुकिए दरोगा जी, ये लड़का ईमानदारी से काम कर रहा है। इसने कोई सरंजाम नहीं की है। अगर इसे हटाना है तो पहले उन रईसों की गाड़ियां हटवाइए जो सड़क पर खड़ी रहती हैं। नहीं, ये नहीं हटेंगे। अगर बड़े शोरूम बिना लाइसेंस के चल सकते हैं तो एक मेहनती इंसान क्यों नहीं? हम इनके साथ हैं। मॉल के बाहर भारी भीड़ जमा देखकर कमिश्नर अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। खन्ना साहब को लगता है कि अब तो राहुल का खेल खत्म हो जाएगा और वो चापलूसी करने के लिए आगे बढ़ता है। स्वागत है कमिश्नर साहब। देखिए ना, इस सफाई वाले ने आपके शहर की नाक कटवा दी है, बीच सड़क पर दुकान खोल ली है। मैंने तो पुलिस को इसे जेल भेजने के लिए ही बुलाया था। कमिश्नर साहब खन्ना की बात अनसुनी कर देते हैं और सीधे राहुल की रेहड़ी की ओर बढ़ते हैं। वे तवे पर रखे गर्मा गर्म पिज्जा को देखते हैं जिसकी खुशबू ने सबको दीवाना बना रखा था। राहुल, मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारे इस पनीर पराठा पिज्जा के बारे में बहुत सुना है। लाओ जरा एक टुकड़ा हमें भी चखाओ। राहुल कांपते हाथों से एक ताजी प्लेट सजाकर कमिश्नर साहब को देता है। लाजवाब। खन्ना साहब, जिस खाने को आप कूड़ा कह रहे थे उसमें इस शहर की मिट्टी की सौंधी महक और राधा के हाथों का हुनर है। दरोगा जी, ये लोग कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे, ये तो शहर के छोटे व्यापारियों की शान है। खन्ना साहब ने राहुल को फंसाने के लिए जाल बिछाया था, पर उसे क्या पता था कि राहुल का कमाया हुआ स्वाद आज उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगा। राहुल, तुम्हें रेहड़ी पर डंडा खाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार लोकल हुनर को बढ़ावा दे रही है। मैं तुम्हें इसी मॉल के सामने वाले नए फूड पार्क में एक पक्की दुकान और लाइसेंस अलॉट करता हूँ। मेहनत जारी रखो। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू हैं। समय का पहिया घूमा। आज राहुल वही मॉल के सामने अपनी एक सुंदर सी दुकान चलाता है। दुकान पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, राधा राहुल का असली पनीर पराठा पिज्जा। देखा राधा, महादेव की कृपा। कल तक हम दूसरों का कूड़ा साफ करते थे, आज लोग हमसे हाथ मिलाने को तरसते हैं। सब आपकी मेहनत है जी, और अंजलि बिटिया की दुआ। पापा, आज पिंकी भी आई थी पिज्जा खाने। कह रही थी कि आपके जैसा पिज्जा तो पूरी काशी में कहीं नहीं मिलता। और हाँ राहुल जी, आज शाम को मंडी से सस्ती सब्जियां लाने की जरूरत नहीं है। अब हम किसानों से सीधे ताजी सब्जियां लेते हैं। राहुल और राधा ने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और हाथ में हुनर हो तो किस्मत के सितारे बदलते देर नहीं लगती। आज भी राहुल अपनी दुकान का एक हिस्सा गरीबों के लिए मुफ्त रखता है, क्योंकि उसे याद है कि कभी एक पनीर का टुकड़ा भी कितना कीमती हुआ करता था।